बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आप सबका इस हिंदी पथ चैनल पे। साथियों, आशा करते हैं आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। उस तैयारी को थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए प्रश्नों को लेकर के यहाँ प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हैं। पहला प्रश्न लेते हैं। बिना देरी के बाणभट्ट की आत्मकथा है तो ये क्या है? एक कहानी है, एक उपन्यास है, एक आत्मकथा है। आप लोग यहाँ पे आंसर करके बताएंगे कि ये क्या है। तो ये क्या हो जाती है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित एक उपन्यास है। क्या है? ये एक उपन्यास है। आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, बिल्कुल ही सही। और उपन्यास इनके देखे जाएं तो अनाम दास का पोथा, पुनर्नवा चारुचंद लेख, ये यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास यहाँ पे हो जाता है। अगला है कि कौन सा निबंध संग्रह डॉक्टर नगेंद्र का नहीं है? आपको यहाँ पे नहीं बताना है कि उनका कौन सा नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग आंसर करेंगे। यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। विचार के क्षण, ये उनकी रचना नहीं है। आंसर डी हो जाएगा सही। विचार विश्लेषण, विचार और अनुभूति, विचार और विवेचन, ये डॉक्टर नगेंद्र की रचना यहाँ पे संग्रह, निबंध संग्रह हो जाता है। अगला प्रश्न है कि निर्मल वर्मा का यात्रा संस्मरण चीरों पर चांदनी आधारित है। किस पर आधारित है? यहाँ पे शिमला प्रवास है, मेघालय प्रवास, यूरोप प्रवास, एशिया प्रवास। आंसर आप यहाँ पे करके बताएंगे कि ये किस पर आधारित है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाता है इसमें सी, यूरोप प्रवास यहाँ पे हो जाएगा। किस पे? यूरोप प्रवास पे ये यहाँ पे लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं? तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा, इसमें श्याम सुंदर दास इसके संपादक रहे हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी भी रहे हैं, श्री नारायण चतुर्वेदी भी रहे हैं। जबकि यहाँ पे डी आंसर जो डी है ऑप्शन, ये शांति प्रिय द्विवेदी यहाँ पे ये सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे। धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक थे तो इसमें कौन हो जाएंगे? रघुवीर सहाय हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, डॉक्टर यहाँ पे राजेंद्र यादव, या फिर धर्मवीर भारती। तो इसके पत्रिका के संपादक यहाँ पूछा जा रहा है तो आपका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, धर्मवीर भारती हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित पत्रिका का नाम। तो यहाँ पे आप लोग आंसर करके बताएंगे कि यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे हिंदी प्रदीप है, जो किसके द्वारा लिखा गया है? तो बाल कृष्ण भट्ट द्वारा संपादित एक पत्रिका है और जो है ये हिंदी प्रदीप यहाँ पे हो जाएगा। इसका अगर प्रकाशन देखा जाए तो 1877 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ है। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो यहाँ पे आंसर करेंगे 1843 है, 1900 है, या फिर 1902 है, या फिर 1903 है। तो यहाँ पे आपका आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें बी, 1900 में ये जो पत्रिका है सरस्वती, इसका प्रकाशन हुआ। कहाँ से हुआ? तो ये काशी से इसका प्रकाशन हुआ। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि भारतेंद्र जी किस पत्रिका का संपादन यहाँ पे किया? तो माधुरी है, मर्यादा, कवि वचन सुधा, सरस्वती। तो यहाँ पे आप लोग आंसर करके बताएंगे। तो कवि वचन सुधा जो एक पत्रिका है, इस पत्रिका का यहाँ पे संपादन किसने किया है? पत्रिका संपादन यहाँ पे भारतेंदु जी का ये हो जाता है, सी हो जाएगा, बिल्कुल ही सही। अगला है बेताल पचीसी के रचनाकार कौन है? सदल मिश्र हैं, उस्मान हैं, लल्लू लाल हैं, सुंदरदास हैं। आप लोग यहाँ पे आंसर करके बताएं तो बेताल पचीसी के रचनाकार जो यहाँ हैं वो हो जाएंगे कौन? लल्लू लाल। यहाँ पे आपका आंसर सी हो जाएगा, बिल्कुल ही सही। बेताल पचीसी के रचनाकार लल्लू लाल। अगला है कि गुजराती भाषा किससे विकसित है? तो अर्धमगधी से है, मगधी से है, पचासी से है, सौरसेनी से है, या फिर यहाँ पे आप लोग आंसर करेंगे कि क्या हो जाएगा, गुजराती भाषा किससे विकसित है? तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि ये सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। किससे? सौरसेनी अपभ्रंश से यहाँ पे हुआ है, डी हो जाएगा, बिल्कुल ही सही। अगला यहाँ है कि वैचारिक पत्रिका के संपादक संपादिक का नाम बताइए। तो यहाँ पे आप लोग आंसर करके बताएं कि वैचारिक पत्रिका की जो संपादिका है, संपादक या फिर संपादिका यहाँ पे लिखा गया है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? इसमें यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा, मणिका मोहिनी। क्या हो जाएगा? मणिका मोहिनी, ए हो जाएगा, बिल्कुल ही सही। तो यहाँ पे आपका ए आंसर हो जाता है सही। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं
बोलने में किया जाता है? तो यहाँ पे काफ़ी आसान प्रश्न हो जाएगा आप लोगों के लिए। मॉरिशस ये हो जाएगा। एक ऐसा देश है जहाँ पे हिंदी मतलब इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में भी किया जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? तो कौन सी है जो उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा डी, ये जो मैथिली है ये नहीं बोली जाती। अवधी, ब्रज और खड़ी बोली ये उत्तर प्रदेश की भाषा हो जाती है। अगला है कि प्राचीन भारतीय लिपियों में लिपि जो सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है देवनागरी है, ब्राह्मी है, रोमन है, इनमें से कोई नहीं है। आंसर करके यहाँ पे आप लोग बताएंगे कि कौन सा हो जाएगा बिल्कुल ही सही। तो यहाँ पे प्राचीन लिपियों में ब्राह्मी लिपि जो है ये सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, बी हो जाएगा आपका यहाँ पे सही। अगला है कि मैथिली और भोजपुरी और मगही बोलियाँ आती हैं, तो ये तीनों बोली कहाँ से संबंधित है ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा कि मैथिली, भोजपुरी और मगही ये जो हो जाएगा किससे संबंधित माना जाता है? तो ये बोलियाँ बिहारी से संबंधित, यहाँ मतलब बिहार से इसका संबंध यहाँ पे हो जाता है। अगला है सूरदास के काव्य किस भाषा में हैं? तो सूरदास की जो जो काव्य हैं वो किस भाषा में लिखा गया है? मैथिली में, बुंदेली में, अवधी में या फिर ब्रज में? जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ब्रज भाषा में। यहाँ पे सूरदास जी ने अपने यहाँ पे काव्य को लिखा है। यहाँ पे तुलसीदास की बात आती है तो उन्होंने दो भाषाओं में लिखा, अवधी और ब्रज में लिखा है, लेकिन जब सूरदास की बात आए तो यहाँ पे ब्रज भाषा में इन्होंने अपने काव्य को लिखा है। लहंदा किस स्थान की भाषा हो जाएगी? लहंदा तो पूर्वी पंजाब है, पश्चिमी पंजाब, बांग्लादेश या फिर कोंकण? तो लहंदा अगर पूछा जाता है कि कहाँ से है तो ये पश्चिमी पंजाब की भाषा, यहाँ पे बी आंसर आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अगला है हंस पत्रिका के संपादक एवं संस्थापक एवं संपादक थे। तो हंस के संपादक यहाँ पे कौन माने जाएंगे? आप लोग यहाँ पे आंसर करके बताएं। तो ये जो संपादक हैं इनका यहाँ पे नाम हो जाएगा कौन? तो ये मुंशी प्रेमचंद हंस पत्रिका के संस्थापक और संपादक के रूप में प्रसिद्ध हैं, जाने जाते हैं। इसका प्रकाशन वर्ष 1930 में बनारस से प्रारंभ हुआ है, जिसका पुनः प्रकाशन वर्ष देखा जाए तो 1986 में राजेंद्र यादव द्वारा किया गया। फिर दिल्ली से प्रकाशित होने वाली इस पत्रिका के यहाँ पे श्री यादव ने इसका जो है संपादन 1900 यहाँ पे 1900 नहीं 2013 में इसका संपादन इन्होंने किया। अगला यहाँ पे प्रश्न है, काकल्य वर्ण कौन सा है? काकल्य वर्ण यहाँ पे या है, सा है, हा है या फिर ड़ा है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कौन सा? काकल्य वर्ण पूछा जा रहा है तो यहाँ पे हा हो जाएगा, सी हो जाएगा बिल्कुल ही सही। काकल्य वर्ण के अंतर्गत तो जिस व्यंजन के उच्चारण में मुख गुहा खुल जाती है और वायु बंद कंठ को खोलकर झटके से बाहर निकलती है वह काकल्य वर्ण हो जाता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि है जो है काकल्य वर्ण कैसे यहाँ पे उच्चारण इसका किया जाता है। जबकि अन्य वर्णों में या ये अंतस्थ हो जाएगा और जो सा है ये ऊष्म हो जाएगा और ड़ा यहाँ पे मूर्धन्य वर्ण के अंतर्गत आ जाता है। अगला है कि या का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ है, दांत है या फिर मूर्धा या फिर तालव्य है? तो यहाँ पे तालव्य वर्ण हो जाएगा या डी हो जाएगा आपका बिल्कुल ही सही। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं जिस रूप से में ये लिखे जाते हैं उसे कहते हैं क्या? स्वर की लिपि, ध्वनि या फिर व्यंजन? यहाँ पे आपका आंसर जो सही हो जाएगा कि लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए कुछ चिन्ह मान लिए गए हैं और जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसे हम यहाँ पे लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि पा, फा, बा, भा, मा व्यंजन होते हैं तो ये किस प्रकार के होते हैं? ये दंत हैं, ओष्ठ हैं, तालव्य या फिर कंठे? तो यहाँ पे ये ओष्ठे यहाँ पे हो जाते हैं। अगला है कि है रुंड गिरे, गजमुंड गिरे, कटकट अवनी पर सुंड गिरे, लड़ते लड़ते अरिझुंड गिरे, भूपर है बिकल वितुंड गिरे। दी गई पंक्तियों में कौन सा यहाँ पे रस है? तो यहाँ पे वीर रस है, रौद्र रस है, वात्सल्य है या फिर भयानक रस है? तो यहाँ पे आपका आंसर जो सही हो जाएगा वो यहाँ पे वीर रस हो जाएगा, ए यहाँ पे सही हो जाता है। अगला प्रश्न है,
हाहाकार हुआ क्रंदय में, कठिन वर्ज्य होते थे चूर, हुए दिगंत बधिर भीषण रो, बार बार होता था क्रूर। तो दी गई पंक्ति में किस रस का यहाँ पे ये उदाहरण है? तो रौद्र है, भयानक है, करुण है, या फिर यहाँ पे हास्य रस इस पंक्ति में है। तो यहाँ पे आप लोग बताएंगे आंसर करके। तो यहाँ पे आंसर आपका सही हो जाएगा क्या, कि इसमें भयानक रस का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। तो बी हो जाएगा आपका बिल्कुल ही सही। अगला है, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। शब्दालंकार के 3 भेद हैं, अनुप्रास, यमक और। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन हो जाएगा। तो यहाँ पे रूपक है, प्रेक्षा है, श्लेष है, या फिर भ्रांतिमान है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो यहाँ पे बी हो जाता है, श्लेष अलंकार यहाँ पे हो जाएगा। अगला है कि चिर जीवे जोरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिए विशुभान जावे हलधर के वीर। तो दी गई पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ पे वक्रोक्ति है, यमक है, श्लेष, या फिर अनुप्रास अलंकार। यहाँ पे जो अलंकार सही हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें श्लेष अलंकार है, सी हो जाएगा आपका यहाँ पे बिल्कुल ही सही। यदि इसमें देखा जाता है कि इस पंक्ति में श्लेष अलंकार कैसे है, तो यहाँ पे जो वृषभानुजा शब्द हैं इसके 2 अर्थ निकलते हैं। वृषभानुजा, तो वृषभानु यहाँ पे उनकी पुत्री यहाँ पे राधा हो जाएंगी, और वृषभानुजा कहा जाए तो यहाँ पे वृषभ अनुजा अर्थात यहाँ पे गाय को यहाँ पे बताया गया है। अगला यहाँ पे है, जब 2 समान गुण वाली वस्तुएं ऐसे मिल जाएं कि दोनों के भेद यहाँ पे क्या हो जाएं, लक्षित होते हैं, तो ना हो तब वहाँ पे क्या होता है, तो वहाँ प्रतिवस्तुत्मा हो जाता है, संकर हो जाता है, मिलित या फिर उन्मिलित हो जाएगा। आंसर करके आप यहाँ पे बताएंगे क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो अलंकार हो जाएगा यहाँ पे प्रतिवस्तुत्मा यहाँ पे हो जाएगा। ए आंसर आपका सही हो जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा छंद है? सुन केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणायन चितय जानकी लखन तन। तो यहाँ पे आप लोग आंसर करेंगे कि कौन सा यहाँ पे हो जाएगा सही। तो यहाँ पे जो छंद प्रयोग किया गया है इसमें सोरठा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोरठा यहाँ पे सही हो जाता है। अगला है कि दोहा, चौपाई, सवैया, सोरठा आदि की प्रथमावली के अंत में यहाँ पे निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह होता है? अल्प विराम है, अर्ध विराम है, या फिर पूर्ण विराम, या फिर विस्मयादिबोधक चिन्हों का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। तो आप यहाँ पे आंसर करके बताएंगे कि यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे अल्प विराम यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बिल्कुल ही सही। ए आंसर यहाँ पे सही हो जाता है। अगला है कि विद्या धन उधम बिना कहो जू पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जो पंखा को पौन। तो दी गई पंक्ति में छंद का यहाँ पे चयन कीजिए, कौन सा हो जाएगा? दोहा है, चौपाई है, सोरठा है, या फिर रोला है। जो आपका आंसर हो जाएगा कि बिना डुलाए ना मिले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दोहा छंद है। क्या हो जाएगा? दोहा छंद का यहाँ पे प्रयोग देखने को मिल रहा है। ये आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित पंक्तियों में छंद का चयन कीजिए कि नील सरोर श्याम तरुण तरुण अरुण बारिज नयन, करहु सुमम उर्धाम सदा सदा क्षीर सागर शयन। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें सोरठा का प्रयोग देखने को मिल रहा है। अगला प्रश्न है कि दृघ का, यहाँ पे दृघ का वर्ण विच्छेद किया गया है। दृघ का वर्ण विच्छेद यहाँ पे किया गया है, तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा इसमें दा है, उसके बाद प्लस री है, उसके बाद फिर गा है, उसके बाद फिर आ है। तो ये वाला जो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ए हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अगला यहाँ पे प्रश्न है कि अयाद संधि है। अयाद संधि है उत प्लस योग, तथा प्लस एओ, अप प्लस जा, नौ प्लस एक। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा सही वो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे 9 प्लस 1 जो है ये आपका अयाद संधि का उदाहरण यहाँ पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अगला है कि मतैक किस संधि का उदाहरण है? मतैक जो संधि है यहाँ पे किसका उदाहरण माना गया है इसको? यहाँ पे आपका आंसर जो सही हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा वृद्ध संधि का उदाहरण इसे माना गया है। सी हो जाएगा आपका सही। वृद्धि संधि का एक ये भी पहचान होता है, यहाँ पे डबल मात्राएं होती हैं ऊपर, जिसको देख करके अक्सर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पे वृद्धि संधि का प्रयोग किया गया है। अगला है, सरासर में कौन सा समास है? तो सरासर में समास आप लोगों को यहाँ पे बताना है। आंसर आपका यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो इसमें अव्ययी भाव समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा?
अब बेईभाव समास सी आंसर आपका सही हो जाता है। अगला है पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहा है। यहाँ पीताम्बर पद में समास बताना है आपको, कर्मधारय है, वह व्रीहि है, द्विगु है या फिर द्वंद्व है। आंसर आपको यहाँ पे बनाना है कि पीताम्बर, जो पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहे हैं, तो यहाँ पे पीताम्बर पद में बहुव्रीहि समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाता है। बी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शोक करना के लिए मुहावरा है, तो सिर भारी होना, सिर चढ़ना, सिर पीटना, सिर पर सवार होना। क्या हो जाएगा? आप लोग यहाँ पे आंसर करके बताएं क्या हो जाएगा। शोक करना अर्थ के लिए जो मुहावरा यहाँ पे सही हो जाएगा वो हो जाएगा सिर पीटना यहाँ पे आपका हो जाएगा। हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा, लोकोक्ति का अर्थ यहाँ पे आपको बताना है कि बिन बहुत खर्च खराब करना, बिना खर्च अच्छा कार्य, बिना या खर्च कम कार्य अच्छा, या फिर कार्य ना खर्च। यहाँ पे आपका आंसर जो सही हो जाता है वो यहाँ पे हो जाएगा क्या? बी, बिना खर्च अच्छा कार्य। यहाँ पे आपका आंसर बी सही हो जाएगा। कुछ गह फोड़ा और ससुर वैद्य कहावत का अर्थ यहाँ पे दोनों में दोष, मरीज वैद्य में संपर्क, दोनों का त्याग, धर्म संकट की स्थिति। आंसर जो आपका सही हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा? आंसर आपका जो यहाँ पे सही हो जाता है वो हो जाएगा इसमें डी आंसर हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कपाट है, कीटक है, कूची है, कुंभकार है। तो यहाँ पे आप लोग आंसर करेंगे, यहाँ पे कूची जो है ये तत्सम शब्द नहीं है, जबकि कपाट, कीटक, कुंभकार ये तत्सम शब्द है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यहाँ पे तद्भव है? पक्षी है, ये पक्ष है, पक्षी है, पतन है, पत्ता है। तो तद्भव कौन सा नहीं है ये बताना है आपको। डी आंसर आपका सही हो जाता है। इसमें पत्ता जो है ये तद्भव नहीं है, ये तत्सम हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? सोला है, शोभन है, सोता है, सोना है। आंसर आप यहाँ हमें ये बताना है कि मतलब यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। शोभन यहाँ पे हो जाएगा आपका तत्सम। बी आंसर आपका सही हो जाता है। अगला है किस वाक्य में कर्म कारक नहीं है? बालक रोते रहते सो गया, ग्वाल गाय धोता है, माँ बच्चे को सुलाती है, राजा ने ब्राह्मण को बुलाया। आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या? बालक रोते रोते सो गया। तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न लेते हैं, किस वाक्य में कर्ण कारक परसर्ग का प्रयोग यहाँ पे किया गया है? बालक पुस्तक पढ़ रहा है, सोहन जयपुर गया है, किसान दिन रात मेहनत करता है, हम नाक से सांस लेते हैं। आंसर यहाँ पे आपका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा डी, इसमें हम नाक से सांस लेते हैं। इसमें कर्ण कारक ये परसर्ग का प्रयोग किया गया है। अगला है वर का स्त्रीलिंग बताइए। वर का स्त्रीलिंग तो बहू है, दुल्हन है, बधू है या फिर वारी है। आंसर जो यहाँ पे आपका होगा सही वो आपको यहाँ पे बताना है। सी हो जाएगा, बधू यहाँ पे हो जाता है। क्या हो जाएगा? बधू हो जाएगा। अगला है पत्ती शब्द का बहुवचन रूप कौन सा होगा? पत्तियाँ हैं, पत्तियाँ हैं, पत्ते हैं, पत्तियाँ। या फिर आपको यहाँ पे ये बताना है कि आपका जो आंसर सही हो जाएगा वो कौन सा है। आंसर आप लोग यहाँ करेंगे ए हो जाएगा, बिल्कुल ही सही, पत्तियाँ हो जाएगा। अगला है मैंने आम ले लिया का बहुवचन क्या होगा? मैंने आम ले लिया है, मैंने आम ले लिया है, हमने आम ले लिया है, हमने आम ले लिए हैं। तो आप लोग आंसर करके यहाँ पे सही जवाब बताएंगे। तो इसमें ए हो जाएगा, मैंने आम ले लिए हैं। आपका आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। बालका बालिका चा पठत का हिंदी में अनुवाद क्या हो जाएगा? लड़के और लड़कियां पढ़ रही हैं, लड़के और लड़की पढ़ रहे हैं, लड़का और लड़की पढ़ रहे हैं, लड़की लड़के पढ़ते रहे हैं। आपका आंसर यहाँ पे जो सही हो जाएगा वो आप लोग यहाँ पे बताएंगे। सी हो जाता है, इसमें लड़का और लड़की पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ही सही। अगला है यह कौन है का संस्कृत में अनुवाद है? आवाम कौ अस्ति, आयाम कः अस्ति, अहम किम अस्ति, अवाम किम अस्ति। आपका आंसर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें बी, बिल्कुल ही सही।
आयाम कः अस्ति। अगला है कि निम्नलिखित में से किस रचना में श्रृंगार रस की प्रधानता है। यहाँ पे महावीर चरितम में, उत्तर रामचरितम में, दशकुमार चरितम में, शिशुपाल वधम में, किसमें यहाँ पे रचना में श्रृंगार और करुण रस की प्रधानता देखने को मिल रही है। आप लोग बताएंगे तो यहाँ पे बी हो जाएगा उत्तर जो है रामचरितम में। अगला है शुद्ध रूप होगा बालकेन वेदा पठतम, बालकेन वेदा पठतान, बालकेन वेदा पठता, बालकेन वेदा पठता। आंसर आपका जो सही हो जाएगा वो हो जाता है इसमें डी, बालकेन वेदा पठता। यहाँ पे डी आंसर आपका सही हो जाता है। अगला है कर्मवाच्य में नहीं होता है कर्ता में तृतीया, कर्म में द्वितीया, क्रिया कर्म के अनुसार, क्रिया आत्मनेपदी होता है। आपका आंसर जो यहाँ पे सही हो जाएगा वो हो जाएगा कर्म में द्वितीया। क्या हो जाएगा? कर्म में द्वितीया, बी हो जाएगा आपका सही। अगला है चतुर्थी विभक्ति नहीं होती है नमः के योग में जिसने रक्षा की जाए, जिस पर क्रोध किया जाए, अलम सामर्थ्य अर्थ में। आपका आंसर जो सही हो जाएगा वो इसमें हो जाता है कौन सा? बी, जिससे रक्षा की जाए। यहाँ पे चतुर्थी का योग देखने को नहीं मिलता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है नंतुम में प्रयुक्त प्रकृत प्रत्यय क्या है? तो यहाँ पे नम प्लस तुमन है, नन प्लस तुमन है, नम प्लस तुमन, नम प्लस तुम हो जाएगा। आंसर जो आपका सही हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें ए, बिल्कुल ही सही है, नमः प्लस तुमन इसमें हो जाएगा। मेषादयः का संधि विच्छेद आपको बताना है, मेषादयः का संधि विच्छेद यहाँ पे आपको बताना है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा सही वो इसमें मेषः प्लस आदया, इसमें ए आंसर आपका सही हो जाता है। अगला है कि बाला वेदा पठति में, बाला वेदाम पठति में संधि विच्छेद यहाँ पे होगा, संधि होगी यहाँ पे बालो वेदाम पठति, बालस वेदाम पठति, बालम वेदाम पठति, बालम बाला वेदाम पठति। तो यहाँ पे आपका जो आंसर सही हो जाएगा इसमें ए हो जाएगा बालो वेदाम पठति, ए आंसर आपका सही हो जाता है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? गोपालः पादस्य खंजः, गोपालः पादेन खंजा, गोपाल पादात खंजा, गोपाल पादे खंजा। तो यहाँ पे शुद्ध वाक्य आप लोगों को आंसर करना है, बी हो जाएगा गोपालः पादेन खंजा, यहाँ पे बी हो जाएगा आपका सही। ब्रह्मांड शब्द का संधि विच्छेद, ब्रह्मांड शब्द का सप्तमी एक वचन में रूप होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना है, यहाँ पे ब्राह्मणी हो जाएगा, यहाँ पे ब्राह्मणी, ब्राह्मणी, ब्राह्मणी। तो यहाँ पे आपका आंसर जो सही हो जाएगा सी हो जाएगा, ब्राह्मणी हो जाएगा, इसमें सी आंसर आपका सही हो जाता है। अगला है अर्थो ही कन्या परकीर एवे, किसका कथन है? तो गौतमी का है, सारंग का है, कांडू या फिर दुष्यंत का है। तो ये शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम की पंक्ति ये यहाँ पे हो जाती है। और पूछा जा रहा है कि किसके मुख से ये मतलब ये कथन यहाँ पे कहा गया है, तो ये कांडू के मुँह से यहाँ पे हो जाएगा, सी आपका सही हो जाता है। इदं नमम रचना किसकी है? ममता कालिया, मन्नू भंडारी, चित्रा मुदगल या फिर मैत्रेयी पुष्पा की। आंसर आपका इसमें सही हो जाएगा, मैत्रेयी पुष्पा की रचना ये हो जाती है। अगला है कि रासोचरित काव्य और उनकी रचना रासक शैली में हुई है, यह कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर आचार्य चितमोहन सेन। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ए हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अगला है किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला कहलाता है, क्या कहलाता है? निरापद है, निष्पक्ष है, तटस्थ है, दत्तचित्त है, क्या कहेंगे उसको? तो यहाँ पे आपका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें ये तटस्थ जो है ये सही हो जाता है। निम्न में से क्या काल कहलाता है? निम्न में से क्या काल कहलाता है? क्रिया के घटित होने का समय, क्रिया का सामान्य रूप, क्रिया का मूल रूप, क्रिया का पूर्ण रूप। आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा बिल्कुल ही सही आपका, क्रिया के घटित होने के समय को यहाँ पे काल रूप कहा जाता है। अगला है कि रमा ने लता को अपनी कलम दे दी, इस वाक्य में यहाँ पे किस चिन्ह का प्रयोग है? कर्म है, करण है, संप्रदान या फिर संबंध है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे संप्रदान कारक का प्रयोग हो जाता है। तो साथियों यहाँ पे पूरा 125 प्रश्नों को आप लोगों के सामने यहाँ पे प्रस्तुत किया गया। तो आप लोग यहाँ पे
अपनी तैयारी को अच्छे से और मजबूती से करते रहिए, ताकि एग्ज़ाम के दौरान आपको कहीं से कोई भी दिक्कत ना आए। ऐसे ही प्रश्नों को आप लगातार हल करते रहेंगे तो आपके दिमाग में ये सारे प्रश्न बिल्कुल अच्छे से बैठ जाएंगे और कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो साथियों, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, और भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कि ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। और अपने साथियों में अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।